हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास। आज हम आपसे बात करेंगे इन दिनों में बच्चों के अंदर होने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो है, जिसके कारण काफ़ी पेशेंट हमारे पास में आते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम। यानी कि बच्चों को बारी बारी जुकाम की दिक्कत होना, गले में ईचिंग होना, स्नीजिंग होना, बारी बारी खांसी की दिक्कत होना। कई बच्चों में देखा गया है कि बच्चे हर 10 to 15 डे के पास अपने डॉक्टर से विजिट करते हैं इन प्रॉब्लम के लिए। और ये प्रॉब्लम आजकल पिछले 10 सालों से जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो ऐसा क्यों है और हम इसको किस ढंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, और हम कहाँ पे एक गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इस कंडीशन के अंदर आजकल आ गए हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम होना एक काफ़ी सामान्य सी बात होगी। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आजकल काफ़ी केसेस देखे गए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग रहते हैं उनके बच्चों को इस तरह की दिक्कत होती है। बच्चों को स्किन की एलर्जी हो सकती है, जिसके अंदर बच्चों को स्किन पर रेडनेस होना, ड्राइनेस होना, इचिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में बच्चों को बारी बारी जुकाम की दिक्कत हो सकती है, खांसी की दिक्कत हो सकती है। हर सीज़न में जब भी मौसम बदलता है या बच्चा कुछ ठंडा या तला हुआ खा लेता है, बच्चों को इस तरह दिक्कत होती है। तो ये बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? बेसिकली इम्यूनिटी का चैप्टर बच्चे की लाइफ में स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी से 6 मंथ पहले। जी हाँ दोस्तों, बच्चे की प्रेगनेंसी को स्टार्ट होने से 6 मंथ पहले ही बच्चे की इम्यूनिटी का चैप्टर स्टार्ट हो चुका होता है, जिसको हम बोलते हैं चैप्टर फर्स्ट। इसमें होता यह है कि प्रेगनेंसी से पहले मदर का डाइट पैटर्न कैसा है, मदर कितनी डाइवर्सिटी की डाइट लेती है, डाइट के अंदर कितनी तरह के विभिन्न तरह की चीज़ें वो लेती है, डाइट के अंदर फाइबर कंटेंट कितना, रॉ चीज़ें यानी कि सैलड कितना ले रहे हैं, फ्रूट्स कितना ले रहे हैं, फ्रूट की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, और खाने के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें कितनी हैं। जैसे जैसे डाइट के अंदर पेस्टिसाइड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोगों की डाइट के अंदर एनिमल प्रोडक्ट यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, जो कि हम देखते हैं कि अगर आप मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज आप एग ले रहे हैं, कोई नॉन वेज मटेरियल ले रहे हैं, अगर उस एनिमल को आपके कंजप्शन से पहले उसको किसी तरह की एंटीबायोटिक मिली हुई है, तो वो इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर भी करेगी, आपके बच्चे के ऊपर भी करेगी। तो आपने ध्यान ये देना है कि प्रेगनेंसी से पहले आपने जो भी डाइट लेनी है उनको ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि पेस्टिसाइड और जो इस तरह की एंटीबायोटिक जो एनिमल्स को मिलती है, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे की इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपकी डाइट होनी चाहिए, उसको बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी से हमारा मतलब ये है कि डाइट के अंदर विभिन्न तरह की चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि दालें भी होनी चाहिए, प्रोटीन के डिफरेंट सोर्स होने चाहिए, सैलेड की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, फल फ्रूट जो होते हैं वो आपको लेनी चाहिए। एटलीस्ट दिन में आपको 2 तरह के फ्रूट्स लेने चाहिए, दिन में 2 टाइम आपको सैलेड की क्वांटिटी लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी को आपको प्लान आउट करना है, आपको इसको इमरजेंसी की तरह क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आप इंडियंस के अंदर देखा गया कि इंडियंस मदर के अंदर डाइट के अंदर न्यूट्रिशन की काफ़ी डेफिशिएंसी हमने देखी है। उनका फाइबर कंटेंट काफ़ी कम होता है, आयरन की डेफिशिएंसी उनके अंदर काफ़ी होती है। अगर इस तरह का कोई इशू है तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फोर्थ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि पहले से एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि हम पहले 2 दिन से बच्चों को एंटीबायोटिक दे रहे हैं, और यही केसेस हम एडल्ट के अंदर भी देखते हैं। मदर को कोई दिक्कत हुई है या प्रेगनेंसी से पहले लेडी को कोई दिक्कत हुई है, तो हम फटदानी फीवर के साथ एंटीबायोटिक खुद से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती जो हम लोग कर रहे हैं। एंटीबायोटिक का जो मिसयूज़ इंडियंस करते हैं, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। एंटीबायोटिक जितनी इजीली इंडिया में मिल जाती है, बाहर कहीं भी मिल जाती है। आपके बहुत सारे रिलेटिव इंडिया से बाहर रहते होंगे, आप उनसे पूछेगा कि एंटीबायोटिक वहाँ पे इजीली मिलती है कि नहीं मिलती। हम लोग एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। उसी की वजह से हमारी जो गट का माइक्रोबायोटा है, जो माइक्रोबायोम है, वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका है। उसके डिस्टर्ब होने की वजह से क्या है कि हमारी इम्यूनिटी फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने आपको कहा है कि डाइट के अंदर आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करना है। सेकंड थिंग, एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना है जब तक आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता है। उस कंडीशन में जब स्पेसिफिक इंडिकेशन हो तो ही आपको एंटीबायोटिक का यूज़ करना है। सपोज कीजिए आप प्रेगनेंसी को प्लान आउट कर रहे हैं, तो आपको पहले ये चीज़ अपना डॉक्टर से पहले इवैल्यूएशन कराना है कि मुझे किस तरह की कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं। जैसे कई लोगों को स्किन इन्फेक्शन होते हैं, रिकरेंट पोल्स होते हैं, तो बिफोर प्रेगनेंसी प्लान आउट करने से पहले आपने उसका ट्रीटमेंट कराना है। क्यों कराना है? कि जो स्किन का इन्फेक्शन, रिकरेंट बोल्स होते हैं, वो यूजुअली स्टेफाइलोकोकल या स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से होते हैं। ये बैक्टीरिया आपके बच्चे के अंदर भी जा सकते हैं, ये उसकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और बच्चों को रिकरेंट इन्फेक्शन होना, बोल्स होना और एलर्जी के इशू हो सकते हैं। इसलिए बिफोर प्रेगनेंसी अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको प्लान आउट कीजिए। अगर किसी तरह का आपको बारी बारी यूरिन ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए आइडियली, अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं तो। और दूसरी चीज़, आपने अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, डाइट के अंदर बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करना है, कि आपने डिफरेंट तरह के फूड सप्लीमेंट को यूज़ करना है। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल हम जैसे मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। बट सिर्फ मेट्रो सिटी में पोल्यूशन नहीं बढ़ा है, आप गाँव गाँव में जाएंगे पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है।
लोग वह क्या करते हैं कि घर की सफाई करिए और घर के बाहर ही आग लगा देते हैं। हम इंडियंस के अंदर हमारे इन्वायरमेंट को लेकर बहुत कम सेंसिटिविटी है, जिसकी वजह से हमारे एयर पोल्यूशन इंडेक्स बहुत ही बुरे हालत में है। आपने न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि डिफरेंट सिटी के अंदर पोल्यूशन का ये इंडेक्स है। ये सिटी के अंदर ही पोल्यूशन का वैल्यूएशन कराते हैं, आप अपने गांव का वैल्यूएशन करके देखेंगे तो उससे भी बुरा हाल आपको मिलेगा। घरों में चूल्हे जलते हैं, बाहर लकड़ियाँ जलती है, लोग टायर जला देते हैं। इन सब का इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, आपकी माइक्रोबायोटा के ऊपर पड़ रहा है, आपके बच्चे की इम्यूनिटी के ऊपर पड़ रहा है। ये बहुत ही सीरियस इशू है जो हम देख रहे हैं कि डे टू डे इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स जब हमारे पास में 1 या 2 साल का बच्चा लेके आते हैं तो कहते हैं इसकी एलर्जी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। हमेशा एलर्जी को प्रिवेंशन करना बेटर है, उसको बाद में ट्रीट करना प्रॉब्लमेटिक है। अगर सपोज कीजिए आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपने अपने विटामिन और आयरन का लेवल को मेंटेन करना है। डाइट के अंदर आपके अंदर डिफरेंट तरह की डाइट, जैसे कि हमने आपको पहले कहा कि उसको मेंटेन करना है। फाइबर कंटेंट आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। आज का जो मेट्रोपॉलिटन डाइट हम लोग लेते हैं, फास्ट फूड हम लोग लेते हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल लेते हैं, उनमें फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है। जितना आप चीज़ को नेचुरल में खाएंगे, जितना आप सीजनल फ्रूट को खाएंगे, जितना आप सीजनल वेजिटेबल को खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी उतनी ही इंप्रूव होगी। आपकी गट में बैक्टीरिया उतने जाएंगे, उनको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया लगेंगे और बैक्टीरिया ही आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। अगर आपकी बॉडी में आपको गुड बैक्टीरिया बढ़ाने हैं तो आपको डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। घर में किसी भी तरह का कोई भी स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि मैं स्मोकिंग नहीं करती, बट अगर आपके फैमिली में कोई भी स्मोकिंग कर रहा है उसका इंपैक्ट आपके ऊपर उतना ही आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके घर में कोई भी स्मोकिंग ना करता हो, आसपास किसी भी तरह का एयर पोल्यूशन हो, घर के एनवायरनमेंट को काम रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको मेडिटेशन करना चाहिए, इसका साइंटिफिक एविडेंस है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी इम्यूनिटी रेगुलेटर रहते हैं, जो आपके बैड हार्मोन्स है वो ज़्यादा सीक्रेट नहीं होते और गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उससे आपकी गट की इम्यूनिटी बनती है। डाइट के अंदर आपने 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर आपने मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आपने A2 गाय का मिल्क प्रोडक्ट रखना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करना है। बिल्कुल, इसमें आपको कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि अगर आपने काऊ मिल्क प्रोटीन लेना है या कर्ड लेना है या घी भी लेना है तो आपने A2 काऊ मिल्क लेना है। क्यों लेना है इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडियंस की जो जेनेटिक्स है वो उन्हीं चीज़ों के साथ में बनी हुई है जिसके साथ में हमारा अपब्रिंगिंग हुई है। हमारे एंसेस्टर के साथ में जो गाय थी वही हमें पोषण दे पाएगी। अगर हम अमेरिकन गाय का काऊ मिल्क लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो आपने ध्यान ये देना है कि आपकी लोकल ब्रांड जो गाय की होती है, जैसे डिफरेंट तरह की गायें होती है, A2 काऊ जो बेसिकली इंडियन ब्रांड्स है उसको आपको यूज़ करना चाहिए। आपको अपने मिल्क प्रोड्यूसर से ये बात करनी चाहिए कि इसको किसी तरह की एंटीबायोटिक तो नहीं मिल रही है, किसी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं मिल रही है और वो दूध ऑर्गेनिक होना चाहिए। इसका आपकी गट की माइक्रोबायोटा को वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप जो पोल्ट्री प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके बहुत तरह की एंटीबायोटिक उनको दी जाती है, वो आपकी गट की माइक्रोबायोटा को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आपकी गट की माइक्रोबायोटा को। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने प्रोडक्ट यूज करना ही है तो स्पेसिफिक यूज करना है कि जिसके अंदर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही हो और जिस एनिमल सोर्स से आप प्रोटीन ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो, उसको किसी तरह की एंटीबायोटिक नहीं हो। अगर नहीं आपको जरूरत है तो आप वेजिटेबल के अंदर बहुत सारे के बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्स है, आप उनको यूज कर सकते हैं, बट आपने हर प्रोडक्ट के बारे में इवैल्यूएट करना है कि उसके अंदर किसी तरह की एंटीबायोटिक मिली है कि नहीं है। हम बारी बारी ये स्ट्रेस दे रहे हैं कि एंटीबायोटिक एनिमल प्रोडक्ट को, जो आप प्रोडक्ट ले रहे मिल्क प्रोडक्ट को, या आप भी अगर एंटीबायोटिक ले रहे, इसका बहुत गंभीर इंपैक्ट हमने देखा है। डिफरेंट तरह की स्टडी में हमने ये पाया है कि बच्चे की इम्यूनिटी के ऊपर इसका बहुत गंभीर इंपैक्ट आया है और जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर होते हैं, बैड बैक्टीरिया तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक आपके गुड बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करेगी और जैसे गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं तो बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, इंडियंस वुमन के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर सीजरियन सेक्शन का ट्रेंड बढ़ रहा है। वो डिफरेंट वजह से हो सकता है, आपकी डिफरेंट वजह हो सकती है, बट कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंडिया के अंदर सीजरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जब आप बच्चा आपका नेचुरल प्रोसेस से डिलीवर नहीं होता है तो माँ के जो माइक्रोबायोटा होते हैं, जो गट के माइक्रोबायोटा होते हैं, जो वेजाइनल ट्रैक्ट के माइक्रोबायोटा होते हैं, वो बच्चों को नहीं मिल पाते हैं और बच्चों को एलर्जी और अस्थमा जैसी दिक्कतें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू उन बच्चों के जो नॉर्मल डिलीवरी होते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप ढंग से एक्सरसाइज कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जिससे आपको सी सेक्शन होने के चांसेस कम हो सके। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को एलर्जी या अस्थमा की दिक्कत है तो आपने ध्यान ये रखना है कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की आपको प्रोबायोटिक्स मिले, इस तरह के आपको मटेरियल मिले, इस तरह के आपको फूड सप्लीमेंट मिले जो कि आपकी गट की बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सके, जो कि आपकी गट की माइक्रोबायोटा को हेल्प कर सके। स्टडी में ये देखा गया है कि अगर गट का फैमिली के अंदर किसी को स्किन एलर्जी यानी कि एक्जेमा की प्रॉब्लम है
तो आप अपब्रिंगिंग जो दूसरा बच्चा डिलीवर हो रहा है उसको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मदर को अपनी डाइट के अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का प्रॉपर कंपोजिशन लेनी चाहिए। इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फ्लू का वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। फ्लू का वैक्सीनेशन हमने देखा है काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन होता है बच्चों के अंदर, और फर्स्ट 6 मंथ तक बच्चों को ये वैक्सीनेशन नहीं दिया जा सकता है। तो अगर मदर ने इस वैक्सीनेशन को लिया होगा तो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद जाते जाते जो लास्ट मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहूँगा वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इंडियंस के अंदर ट्रेंड क्या होता है कि डिलीवरी हो गई है, नॉर्मल हो गई है, सीजेरियन हो गई है, और फर्स्ट 48 आवर के अंदर बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर्मूला मिल्क, काव मिल्क या जन्म घुट्टी। ये सभी चीज़ें बच्चे के लिए सबसे खतरनाक है। अगर आप डिलीवरी करने वाले हैं, अगर आपका सीजरियन सेक्शन भी होने वाला है, तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट ये करना है कि मुझे अपने बच्चे को डिलीवर होते एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स के ग्रांड पेरेंट्स ये कंसर्न में रहते हैं कि बच्चे माँ को दूध नहीं आ रहा है। ये सभी इंडियंस में प्रॉब्लम होती है। दुनिया भर के लोगों के अंदर ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड है। आप किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट में चल जाएंगे कि उसके अंदर रिकमेंडेशन है कि माँ को डिलीवरी के बाद बच्चे को सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। अगर आपने एक बार भी बच्चे को ऊपर का फीड दे दिया ना, तो उसका गट का माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद आप उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग लाइफ लॉन्ग कराते रहो, उसका गट का माइक्रोबायोटा एक बार डिस्टर्ब हो गया। एक बार डिस्टर्ब हो गया तो उसकी इम्यूनिटी को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। चाहे आप सीजरियन सेक्शन करवा रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं, आपने ध्यान ये देना है कि बच्चे को डिलीवरी के बाद सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना 6 मंथ तक। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अगर इन सब फैक्टरों का ऊपर काम करते, मेहनत लगेगी आपकी, तो आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर एलर्जी की प्रॉब्लम कम होगी, बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होगी, बच्चे को एलर्जी की प्रॉब्लम यानी कि स्किन एलर्जी, एक्जिमा, एस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस होने की संभावना कम हो जाएगी। कई पेरेंट्स हमारे पास महीने में 2-2 बार आते हैं कि इसको जुकाम हो गया, इसको एलर्जी हो गई, इसको खांसी हो गई, वो चलता ही जा रहा है। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी अपब्रिंगिंग कहाँ से होती है? अगर आप उसको समझ पाएंगे, अगर आप उसके ऊपर मेहनत कर पाएंगे, तो बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होगी। इससे रिलेटेड हम और भी सीरीज बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि बच्चे के अंदर किस ढंग से आप अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह की बायोडाइवर्सिटी उसकी डाइट के अंदर होनी चाहिए, हम लोग कहाँ पे मिस्टेक करें जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। इस रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।